चलो भाई, बात नहीं बात नहीं। कहां तक हम लोग पहुंच गए थे? क्वेश्चन नंबर, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग कर रहे थे। कहां तक क्वेश्चन नंबर? अच्छा, बेस्ड ऑन फॉर्मूला। बात नहीं करो बच्चे। बेस्ड ऑन फॉर्मूले में हमने आप सभी से बोला था कि कुछ फॉर्मूलाज आपको याद करके आना है, ठीक है। सिलेंड्रिकल पार्ट, कोन पार्ट, स्फेयर, क्यूब, क्यूबाइड, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल पार्ट ना, इन सभी के फॉर्मूलाज आपको पढ़ना है। तो पढ़ के आए हैं सभी लोग? नहीं पढ़े? चलिए, तो अब नहीं पढ़े तो उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। फिर आपकी जिम्मेदारी है भाई, क्योंकि हम तो सवाल कर देंगे, फिर ना समझ में आए इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। रीजन क्योंकि जब आप फार्मूला वगैरह पढ़ेंगे नहीं तो उसका नेचर नहीं समझ पाएंगे, नेचर नहीं समझेंगे तो सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो इसकी जिम्मेदारी फिर आपकी है, जो कि मैंने तो कल बोला था आपको भाई, फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा ना। तो ये जल्दी से कर लो, ज्यादा अच्छा होगा, नहीं नुकसान होगा आपका। 73 72 हमने करा दिया था। 73, एक गोले की त्रिज्या को 10% से बढ़ाया गया, तो जो गोले का रेडियस है वो बढ़ा कितना परसेंट? और 10% का मतलब होता है 1/10। गोले की त्रिज्या 10% से बढ़ाई गई, 10% का मतलब हो गया 1/10। अब कह रहे हैं कि गोले की त्रिज्या 10% से बढ़ा दी जाए, तो बताइए गोले के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो गोले के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो गोले के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताना है, और गोले के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन तभी बता पाएंगे जब गोले के आयतन का फॉर्मूला पता होगा। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, गोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब वॉल्यूम में इफेक्ट बताना है, तो 4/3 पाई तो फिक्स है, इसका मतलब वॉल्यूम किस पे डिपेंडेंट है? आर क्यूब पे। और इसका मतलब आर कितनी बार इनबिल्ड है? 3 बार। इसका मतलब 3 बार आर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? और अगर वॉल्यूम में चेंजिंग बताना है तो हमें रेडियस में चेंजिंग जानना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे। और रेडियस हमारा कितना परसेंट बढ़ा है? रेडियस हमारा 10% बढ़ा है। तो 10% बढ़ा तो कितना बढ़ा? 1 किससे? पहले से। तो बाबू पहले अगर 10 था तो 1 बढ़ के फिर 10 था तो, और फिर 10 था तो ये हमारा हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 1300, 1331। तो देखो भाई, हमको बताना है परसेंटेज चेंज, तो यहाँ 1 अंक 10 लगाओ, यहाँ भी 1 अंक 10 लगाओ, तो हो जाएगा 33.1%। 33.1%। ठीक है बच्चे, कितना होगा? 33.1%। 33.1%। क्लियर है? 33.1% आ गया ना। अब ये तभी निकल पाया जब आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता था। वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं पता होता तो काम नहीं हो पाता। रेडियस 3 बार था, इसलिए हमने 3 बार लिखा यहां पे। सही है? फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे चलेंगे जल्दी से। हाँ जी, नोट हो गया है? डेसिमल हमने यहां पे लगाया एक स्थान पे, तो रेशियो कहता है कि जो काम यहां करो वही काम यहां करो। एक स्थान छोड़ के डेसिमल लगाया तो यहां भी एक स्थान छोड़ के डेसिमल लगा दिया। 100 पे 133.1, तो 33.1% से बढ़ गया। ठीक है ना? चलो, तो देखो भाई, एक सवाल मैं आपको अपने मन से बोल रहा हूं जो आपके परीक्षा में कई बार हालांकि पूछ चुका है। चलें शुरू करें? आओ ध्यान से समझते हैं।
कर लो, नोट कर लो, फिर ही चलेंगे। हाँ जी, कौन बोल रहा है ये तो बताओ। हाँ, चलो बच्चे ध्यान देना मेरी बात का। देखो कह रहे हैं कि किसी गोले की त्रिज्या 10% से बढ़ गई तो आयतन में प्रतिशत चेंज। रेडियस 10%, 10% 1/10। वॉल्यूम में चेंजिंग वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कंस्टेंट है, तो कंस्टेंट का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। रेडियस क्यूब, रेडियस का क्यूब दिया हुआ है, तो रेडियस पे डिपेंड करता है वॉल्यूम, और रेडियस 3 बार है, तो भैया रेडियस हमारा बढ़ा 10%, तो 10 से क्या हो जाएगा 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, 3 बार किया, मल्टीप्लाई 1000, मल्टीप्लाई 1331, तो कितना बढ़ा, पॉइंट लगाओ, एक स्थान पॉइंट लगाओ, 33.1। बेसिक कैलकुलेशन देखो आपको आना चाहिए, ये कैलकुलेशंस आने चाहिए भाई। कंसेप्चुअल चीज तो डिस्कस करना एक बार दो बार हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन बेसिक आना चाहिए कि हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया और दशमलव कैसे लगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने डिफरेंस लिया है, तो बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बाकी कंसेप्चुअल चीज तो हम डिस्कस कर ही रहे। अभी एक सवाल मैं डिस्कस करने चल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग, फिर नोट करना, मेरे साथ साथ नोट करने वाला काम मत करना, पहले समझना फिर छापना। देखो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछता है। तो देखो भाई, ये एक सर्कल, 3 क्वेश्चन बनाएगा। पहला क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन बोलेगा किसी सर्कल का रेडियस 10% से बढ़ जाए तो उसके एरिया में परसेंटेज चेंज बताओ। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के त्रिज्या में 10% वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में परसेंटेज चेंज। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई कंस्टेंट है, मतलब क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करने लगा, रेडियस पे, और रेडियस कितनी बार इनबिल्ड है, 2 बार। तो इसका मतलब रेडियस पे प्रभाव पता होगा तभी एरिया पे प्रभाव निकाल सकते हो। रेडियस 10% बढ़ा, इसका मतलब 10 से 1 बार रेडियस, लेकिन यहाँ रेडियस कितनी बार चाहिए, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एरिया। तो 10 दहा में, और ये 121, तो कितना बढ़ा, तो एरिया 21% बढ़ गया। दूसरा क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पर आपको दूसरा सवाल पूछेगा ना। दूसरा सवाल क्या पूछेगा, बोलेगा कि यदि किसी सर्कल का डायमीटर 10% से बढ़ जाए, किसी सर्कल का डायमीटर 10% से अगर बढ़ जाए तो क्षेत्रफल में प्रभाव बताइए। तो क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में पाई कंस्टेंट, तो क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करने लगा, रेडियस पे। अगर एरिया पे प्रभाव बताना है तो आपको रेडियस पे प्रभाव पता होना चाहिए, और आपको तो डायमीटर दिया हुआ है, तो आपको पता है कि डायमीटर का आधा रेडियस होता है। तो रेडियस 10, डायमीटर 10%, तो रेडियस, बहुत बढ़िया, हमें आपसे उम्मीद यही थी ना, और आप अपने उम्मीद पे खरे उतरे। ध्यान से समझना, गलत हो जाएगा अगर आपने ऐसा कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो देखने में लगता है वैसा है नहीं। डायमीटर 10% बढ़ा तो रेडियस भी 10% बढ़ेगा, ध्यान रखना, उसको आधा मत कर देना। आधा कर दोगे तो आधा करने के बाद जो आंसर आएगा तुम्हारे ऑप्शन में रहेगा, तुम गलत आंसर मार करके कॉन्फिडेंट रहोगे कि हम तो सही किए हैं, ठीक है। अगर आपका डायमीटर 10% बढ़ा, इसका मतलब आपका रेडियस भी कितना बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा। तो भैया अगर हमको रेडियस के बारे में पता चल गया तो डायमीटर 10%, तो रेडियस भी 10%, 10 से 11, फिर 10 से 11, 2 बार हो गया, तो 100 और 121, तो कितना बढ़ा। अगला प्रश्न तीसरा क्या बोलता है,
तीसरा बोलता है कि यदि किसी भी सर्कल का सरकमफरेंस 10% से बढ़ जाए तो एरिया में प्रभाव बताओ। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया पे प्रभाव मतलब रेडियस पे प्रभाव, और ई तो हमको सरकमफरेंस भी दिया है। अब मामला फिर फंस गया, लेकिन हम जानते हैं सरकमफरेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर। 2 पाई कंस्टेंट है तो सरकमफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू रेडियस। इससे ये साबित होता है कि सरकमफरेंस और रेडियस डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट का मतलब अगर सरकमफरेंस 10% बढ़ा तो ये तभी पॉसिबल है जब रेडियस भी 10% बढ़ा होगा। इसका मतलब सरकमफरेंस 10 तो रेडियस भी 10, और रेडियस 10 तो 10 से 11, फिर 10%, 10 से 11, फिर यहाँ पे 100 और फिर 121। तो आंसर क्या आएगा? तो यहाँ से एक रिजल्ट निकला, एक नोट करके यहाँ से एक रिजल्ट निकला कि यदि रेडियस, डायमीटर और सरकमफरेंस इन तीनों में से कोई भी एक अगर कुछ परसेंट से बढ़े तो रिमेनिंग दोनों उतने ही परसेंट से बढ़ेंगे, उतने ही परसेंट से घटेंगे। देखो डायमीटर 10 बढ़ा परसेंट तो रेडियस भी 10 बढ़ेगा। परसेंटेज वेरिएशन आर सेम बट अमाउंट वेरिएशन आर डिफरेंट। जैसे देख लो, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा रेडियस 50 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? हमारा रेडियस 25 है तो डायमीटर क्या होगा? तो न्यूमेरिक वैल्यू तो अलग अलग आ रही है, लेकिन अगर रेडियस में परसेंटेज चेंज देखें कि रेडियस 50 से 25 कितना कम, तो ये कितना कम हुआ? ये भी तो 85% कम हुआ कि नहीं? तो परसेंटेज चेंज सेम बट अमाउंट वेरिएशन अलग अलग। ध्यान रखना, ये अलग प्रॉपर्टी दिखा रहा है। लोगों को लगता है कि हम डायमीटर का आधा रेडियस करते हैं तो यहाँ भी आधा कर देते हैं, तो तुम्हारा मार्क्स भी क्या होगा? आधा ही। रिजल्ट भी क्या होगा? आधा ही हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, नहीं तो दांत चियारने में समय नहीं लगेगा। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। पेपर में पूछा भी है कई बार। तो बारी बारी से हम क्वेश्चन का लाइन नहीं बोल रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में समझ जाएंगे ना इसको। तो पहला डाल के फिर दूसरा फिर तीसरा लिख लो। जब लिखने की बारी आए तो बताना, मैं लिखवा दूंगा इसको। तीनों लिखो अच्छे से, इम्पोर्टेंट थोड़ा टिक कर लेना। कर ली कि नहीं? तो लिखो भैया जो मैं बोल रहा हूं नोट करके। बोले
लिखो यदि रेडियस ऑब्लिक डायमीटर ऑब्लिक सरकमफरेंस, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, यदि रेडियस ऑब्लिक डायमीटर ऑब्लिक सरकमफरेंस तीनों में से कोई एक यदि कुछ प्रतिशत मान से बढ़े या घटे, तीनों में से कोई एक यदि कुछ प्रतिशत मान से बढ़े या घटे, तीनों में से कोई एक यदि कुछ प्रतिशत मान से बढ़े या घटे, तो शेष दोनों वेरिएबल्स भी उतने ही प्रतिशत मान से घट या बढ़ जाते हैं। शेष दोनों वेरिएबल भी उतने ही प्रतिशत मान से घट या बढ़ जाते हैं। शेष दोनों वेरिएबल भी उतने ही प्रतिशत मान से घट या बढ़ जाते हैं। शेष दोनों वेरिएबल भी उतने ही मान से घट या बढ़ जाते हैं। शेष दोनों मान भी उतने ही प्रतिशत से घट या बढ़ जाते हैं। क्लियर है ना? उतने ही प्रतिशत मान से घट या बढ़ जाते हैं। बताओ क्लियर है कि नहीं? चलो तो ये हो गया भाई, आगे आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इसको एक बार जरा आप सब ट्राई करके बताने की कोशिश करो। एक बार आप सब लगाओ, कोशिश करो। कोशिश करने में क्या ही जाता है बच्चा, ट्राई करो। तो हमें क्या बता, देखते हैं। परसेंटेज वैल्यू देख रहे हो हैं? और आपकी सहेली कहाँ गायब है? काफी दिन से घर गई है क्या भैया? 25% कितने लोग का आंसर रहा? उठाओ। बहुत बढ़िया। और कोई आंसर किसी का? मैडम जी लोग नहीं, कुछ भी नहीं है। देखो भाई समझो थोड़ा सा, गोचू आदमी लोग। एक आयताकार मैदान की लंबाई, देखो लंबाई कितनी बढ़ी? 22.22% से बढ़ गई, और चौड़ाई 33.33% से घट गई। ब्रेड्थ जो है आपकी 33.33% से घट गई। तो आयताकार मैदान का परिमाप क्या होता है? 2l+। बहुत से लोगों को तो फार्मूला भी नहीं पता होगा, सच्चाई तो यही है, लेकिन ये बहुत गलत है, ध्यान रखना। मैं पहले ही बोल चुका हूं। देखो आप मेहनत से भागोगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेहनत करोगे और हमारे बताए हुए चीजों पे अगर कंटिन्यूअसली आप हिट करोगे तो आप अच्छा नहीं, आप बहुत अच्छा करोगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपसे अच्छा कोई नहीं करेगा। और अगर कोई कर रहा है तो आपके बराबर ही अच्छा कर रहा होगा, कुछ नया नहीं कर लेगा। 12 साल से हम यहाँ पे ऐसे नहीं खड़े हैं, ठीक है ना? तो जो हम आपको दे रहे हैं वो सबसे सुपीरियर कंटेंट दे रहे हैं और सबसे सुपीरियर कंसेप्ट दे रहे हैं। अब इसको रूटीन में नहीं लाओगे, प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, जो कह रहे हैं वो करोगे नहीं। जैसे अभी बहुत से बच्चों को परसेंटेज फ्रैक्शंस भी नहीं याद है। मैं इधर से लेके वहां तक टहलता हूँ बस यही जायजा लेने के लिए आप कर क्या रहे हो, एक्टिविटीज क्या है, या कितने लोग लगा रहे हैं तो फंस कहाँ रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम भी समझ पाए आप क्या कर रहे हो। तो कभी कभी बीच में आपके बीच इसीलिए आता हूँ। खैर
ध्यान रखना इन सब बातों का। बच्चे, लंबाई बढ़ी चौड़ाई बढ़ी, आयताकार मैदान में परिवर्तन पूछ रहा है तो आयताकार मैदान के परिमाप का फार्मूला पता होना चाहिए। अच्छा बताओ, कोई भी बच्चा, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा, जैसे आप बताओ मैडम, खड़े जाओ, आप मेरे को बताओ कि आपने पीछे पीछे, आप मेरे को बताओ कि परिमाप किसे कहते हैं, पेरीमीटर क्या होता है। जैसे मैंने कहा आयताकार मैदान का परिमाप, तो परिमाप मतलब क्या समझ, कोई बोलेगा नहीं, मैं आप सबसे भी पूछूंगा। पेरीमीटर का, घबराना नहीं, आराम से बताओ। वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाओ। पेरीमीटर का मतलब होता है बाहरी दायरा, समझ गए। जैसे ये जैसे क्लासरूम है ना, तो ये रेक्टेंगल टाइप का तो है ही, बीच से इसको हटा दो तो ये पूरा रेक्टेंगल टाइप का है। तो परिमाप मतलब बाहरी डिस्टेंस, बाउंड्रीज, ठीक है ना। अब जैसे हम परिमाप इसका पूछेंगे ना, तो मानो यहां से शुरू किए तो पूरा बाहरी दायरा नापते हुए आप यहां तक पहुंच जाओ, बोलो सर 50 मीटर है, तो हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 50। लेकिन मैंने कहा कि इस रेक्टेंगल का क्षेत्रफल बताओ, तो इस बाहरी दायरे के अंदर वाले सारे भाग, ये जो जिस एरिया में आप बैठे हो ना, ये वो क्षेत्रफल है। नहीं समझे? मैंने कल भी कहा था ना, जब एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में डिस्कस ज्यादा अच्छे से करेंगे। अभी मैं जो पढ़ा रहा आपको, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर मतलब बाहरी दायरा, एरिया मतलब उसके अंदर का दायरा जिसमें हम लोग बैठ रहे हैं, जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है ना। देखो परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन, अब ये दो खत्म, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, एल प्लस, यही तो होगा ना। पेरीमीटर क्या हो गया बच्चे, एल प्लस बी। अच्छा ध्यान दो, अब हमारा परिमाप किस पे डिपेंड कर रहा है, एल और, हाँ तो घोचू तो आप ही हैं, यहां भी घोचू वाला काम किए थे, हमने बता दिया, आप समझ गए कि नहीं ऐसा नहीं करना है। अब यहां भी घोचू वाला काम कर रहे हैं, अब ध्यान से सुन लेना, ऐसा मत करना। परिमाप लंबाई और चौड़ाई पे डिपेंडेंट नहीं है, परिमाप लंबाई और चौड़ाई के योग पर निर्भर है, लंबाई और चौड़ाई पे नहीं है, लंबाई और चौड़ाई के सम पे डिपेंडेंट है। क्या समझे? समझे? परिमाप लंबाई और चौड़ाई के योग पे निर्भर है। अब सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो अगर आपको लगता है ना कि लंबाई चौड़ाई पे डिपेंडेंट है, तो हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ये ना लंबाई पे डिपेंडेंट है ना चौड़ाई पे डिपेंडेंट है, इनके योग पे डिपेंडेंट है। अब हम पेरीमीटर में चेंजिंग कब बता पाएंगे, जब लंबाई और चौड़ाई के योग में चेंजिंग आएगी तब, क्योंकि लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है वो। ऐसे देखो, z इज इक्वल टू, मैंने एक इक्वेशन लिखा, मानो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो क्या z x और y पे डिपेंड है ना, x और y के सम पे डिपेंडेंट है। देखो ना, अगर मैंने इसका मान 6 रखा, इसका मान 4 रखा, तो इसका मान क्या आया। अगर z x y पे डिपेंडेंट होगा तो x और y की बदलने से z बदल जाना चाहिए। देखो मैं बदल रहा हूं, इसको 4 किया, इसको 6 किया, क्या z बदला? लेकिन x y तो बदला है, तो z क्यों नहीं बदला? क्योंकि x y पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था, वो तो इनके सम पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो, अगर मैंने इसको 8 कर दिया, इसको 2 कर दिया, ये फिर भी 10 है। x y बदला, क्या z बदला? तो x y पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, वो डिपेंड तो कर रहा है सम पे। बोला भैया x बदलो y बदलो, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हमारा सम बराबर आना चाहिए। समझ रहे ना? तो z x y पे डिपेंड नहीं है, बल्कि x और y के सम पे डिपेंडेंट है। पेरीमीटर लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड नहीं है, उसके सम पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। समझे गोचू आदमी लोग? खटाखट आंसर निकाल दिए तुम लोग। जैसे आप समझना, एक छोटा सा एग्जांपल, मानो ये देवी पार्टी में गए और ये देवी पार्टी में डांस कर रहे हैं, खूब डांस कर रहे हैं मस्ती में, ठीक। और बगल में पीछे मैडम बैठी हैं, हमने इनको बोल दिया कि तुम ऑब्जर्व करोगे इनकी एक्टिविटी। तो ये डांस कर रही हैं खूब, और इनको मैंने बैठाया है सिर्फ ऑब्जर्वेशंस पे, कि तुम ऑब्जर्व करके बताओगे इसकी एक्टिविटीज। अब मानो ये पार्टी में अपना डांस कर रही है, कोई एक पर्सन आया और वो भी खूब हैप्पी है, खूब खुशी खुशी आया,
और इसको कुछ बोला और ये और तेज तेज डांस करने लगी, ऐसा लगा कोई आत्मा घुस गया उसके अंदर। तो हम इनसे पूछे क्या प्रभाव है, तो ये बोलेंगे सर सीधा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो आया वो भी खुश था खूब, और जैसे बोला ये और खुश हो गई, इसका मतलब सीधा इफेक्ट डाला उसने। हाँ, अब ये पार्टी में डांस कर रही है, कोई आदमी घुसा, वो बहुत दुखी है और ये खूब डांस कर रही है, लेकिन जो आया वो बहुत दुखी है। आया, इनके कान में कुछ कहा और ये भी वेरी सैड, रोने लगे। हमने पूछा क्या प्रभाव, बोले सर सीधा प्रभाव, मतलब जैसा आया वैसा इनको बना दिया। तो ये कैसा इफेक्ट है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है। अब मानो ये दुखी होके बैठे थे, ठीक है ना, ये दुखी होके बैठे थे और एक आदमी आया और वो बहुत खुश होके आया, बहुत हैप्पी आया और इनको बोला और ये डांस करने लगे खुश होके, तो ये क्या बोलेंगे, सीधा प्रभाव। या ये बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे, एक व्यक्ति खुशी खुशी आया, इनके कुछ कान में कहा और ये फिर दुखी हो गए, डांस वाले स्टेज से बाहर आ गए और रोने गाने लगे अपना, और वो जो है वो डांस ही कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, उल्टा प्रभाव। मतलब जैसा परफॉर्मेंस था, जैसा सिचुएशन था, उसका रिवर्स बिहेव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सीधा प्रभाव मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट, उल्टा प्रभाव मतलब रिवर्स इनवर्स। जैसे सास बहू का रिश्ता कैसा होता है, इनवर्स होता है, उल्टा प्रभाव। अगर बहू खुश है तो सास दुखी हो जाती है, या मान लो अगर बहू दुखी है, परेशान है, तो सास बोलेगी 2 रोटी और लाओ, थोड़ा उसमें घी लगा देना देसी। समझ रहे हैं। तो सास बहू का रिश्ता इनवर्स होता है, उल्टा। दुश्मन का किसी अन्य दुश्मन से रिश्ता, एक दुश्मन खुश है तो अगला क्या होता है, दुखी हो जाता है, काय खुश है ये। लेकिन माँ और बेटे का संबंध, माँ और बेटी का संबंध, भाई बहन का संबंध, हस्बैंड वाइफ का संबंध, भाई भाई का संबंध, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होते हैं, ये सीधा प्रभाव डालते हैं। आप डांस कर रहे हो और पार्टी में आप खूब मस्ती कर रहे हो, आपको कोई जाके बोल दे कि यार भाई जो है ना वो बाहर जो पढ़ने गया है आपका, वो उसको बहुत फीवर है, वो हॉस्पिटलाइज है, तो आप टेंशन में आ जाएंगे। तो ये ऐसे रिश्ते हैं जो सीधा प्रभाव डालते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं ब्रदर, आप इनवर्स भी समझ गए, डायरेक्ट भी समझ गए, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि आप पार्टी में डांस कर रहे हो, खूब मस्ती कर रहे हो, और कोई आपसे आके बोले माँ दुखी है, आप दुखी हो जाएंगे। कोई आपसे बोले भाई की नौकरी लग गई, आप और भी खुश हो जाएंगे। लेकिन कोई आके आपसे बोल दे कि आपके पिताजी के जो पिताजी थे, यानी आपके दादाजी, उनके ससुराल में उनके बड़े साले के बड़ी बेटी के जो सबसे छोटा बेटा था, उसका सबसे बड़ा लड़का का जो सबसे छोटी बेटी थी ना, वो सीढ़ी से गिर गई, उसका यहाँ पे गुरम्मा निकल गया। तो क्या कोई बोलेगा, तो आपको प्रभाव पड़ेगा, आप अपना बोलेंगे अरे फालतू बात, फिर हम डांस करने लगेंगे, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि वो डायरेक्ट आपसे कनेक्ट नहीं है, वो रिश्ता जोड़ जोड़ के है, जोड़ जोड़ के आप रिश्ता वहां तक पहुंचाए, तो क्या वो प्रभाव डालेगा, नहीं। लेकिन वो सारे रिश्ते मिल के एक साथ आपसे कह दें तो प्रभाव पड़ जाएगा आपके ऊपर, सब एक साथ कह दें तो इतना कनेक्टेड था कि हमें फर्क नहीं पड़ता, ना हमें जान रहे ना उन्हें जान रहे। तो ये जो फार्मूले में एक आपको हिंट कर रहे हैं, जिस फार्मूले में प्लस माइनस खूब ऐड होता है ना, आंख बंद करके उसका आंसर क्या मारा करो, सीधे CND। हाँ, अगर यहीं पर रहता कि L इंटू बी, तो CND नहीं मारते। तो जिस फार्मूले में प्लस माइनस ऐड है, मैं आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूं, आप हमेशा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस ऐड है, उसमें हमेशा आंसर क्या होता है, CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हम बोलेंगे कि नो एनी वन रिलेशन बिटवीन L and B corresponding perimeter of rectangular field, then answer will become always cannot be determined, ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब आयताकार मैदान का परिमाप लंबाई और चौड़ाई के साथ डायरेक्ट कोई संबंध नहीं रखता, जिससे हम इसमें कोई भी प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात नहीं कर सकते। समझ गए बच्चे। और देखो हमारे विद्यार्थी लोग, महान लोग, कोई 25% निकाला है, कोई और अभी निकालने के प्रयास में था, कुछ न कुछ निकलता, भले इसमें से ना मैच करे, कुछ और निकाल देता। तो भैया मेरे, जैसे मैंने लिखा है इसको लिख लो, फिर मैं यहां नोट करके बोल रहा हूं वो लिख लो। पहले इसको लिख लो, फिर मैं नोट करके बोल रहा हूं उसको लिखना।
लिख लिया बताना बच्चे, बोलो आगे बढ़ सकते हैं। लिखो, आयताकार मैदान का परिमाप, हिंदी में ही बोल रहा हूं ठीक है ना, समझ जाना। आयताकार मैदान का परिमाप, पेरीमीटर, आयताकार मैदान का परिमाप, आयताकार मैदान का परिमाप लंबाई और चौड़ाई के साथ डायरेक्ट कोई संबंध नहीं रखता, लंबाई और चौड़ाई के साथ डायरेक्ट कोई संबंध नहीं रखता, लंबाई और चौड़ाई के साथ डायरेक्ट कोई संबंध नहीं रखता, लंबाई और चौड़ाई के साथ डायरेक्ट कोई संबंध नहीं रखता, जिससे हम इसमें प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात नहीं कर सकते, जिससे हम इसमें प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात नहीं कर सकते, जिससे हम इसमें प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात नहीं कर सकते। आगे बढ़े, चल सकते हैं? सेम ही चीज है, सर्कल में सरकमफ्रेंस परिधि बोलते हैं, यहां हम पेरीमीटर बोल रहे हैं, सेम ही चीज तो है, अलग कौन बोल रहा है? अब इसको कौन बताएगा? हाँ, डी ऑप्शन, किसका डी ऑप्शन है? अच्छा भाई, गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बोलो, क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यदि घनाभ की लंबाई 14.28% से बढ़ जाती है और उसकी चौड़ाई इतना परसेंट से घट जाती है और ऊंचाई 22.22% से बढ़ जाती है, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया में परसेंटेज चेंज, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो डिपेंड करता है किस पे? लंबाई पे, चौड़ाई पे और ऊंचाई पे डिपेंड नहीं करता, वो करता है L इंटू बी, B इंटू H और H इंटू L के मल्टीपल के योग पर, इसलिए आंसर विल बिकम C एंड D। सही है? अब देखो ये कौन बता पाता है, ट्राई करो जल्दी से, शांति से ट्राई करना है सबको। ये लिखना है क्या? हो गया ना ये बात? तो अब इसको बच्चे ट्राई करो एक बार, हर एक बच्चा ट्राई करेगा, गलत सही जो भी होगा वो अलग चीज है, लेकिन हर एक बच्चा ट्राई करेगा और मेरे को बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा।
का आंसर इसमें 60% आया है। अच्छा, वेरी गुड। देखो, गैस का दाब तापमान के समानुपाती, गैस का जो प्रेशर है वो तापमान के क्या है, समानुपाती, और आयतन के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब गैस का जो प्रेशर है वो तापमान के प्रोपोर्शनेट है और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। यदि तापमान को 40% से बढ़ाया जाए, तापमान 40% प्लस बढ़ाया गया और वॉल्यूम को 20% से, तो गैस के दाब में परसेंटेज चेंज। अब गैस के दाब में परसेंटेज चेंज बताना है तो गैस के दाब में परसेंटेज चेंज कब आएगा, जब टेम्परेचर और ये वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो भैया प्रेशर टेम्परेचर के क्या है, प्रोपोर्शनेट, और वॉल्यूम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। तो तापमान और वॉल्यूम, ध्यान देना, टेम्परेचर 40% बढ़ा 2/5, इसका मतलब 5 से 5, अच्छा 5 से 7, ये क्या है, तापमान। वॉल्यूम 20% घटा तो भैया 5 से, ये वॉल्यूम है। अब देखो, तापमान में वॉल्यूम से भाग तो क्या मिलेगा, प्रेशर। मैंने अपने मन से कैलकुलेशन नहीं किया, तापमान लिखा, वॉल्यूम लिखा, दोनों का भाग है तो वॉल्यूम प्रेशर आएगा, हमने भाग दे दिया। तो 1 और 7 बटे, तो हो जाएगा 4 से 7, हो जाएगा ना। तो पहले प्रेशर 4 यूनिट था, आज प्रेशर 7 यूनिट है, तो कितना बढ़ा, 3, किससे, पहले से, और 3/4 का मतलब मैंने बताया है 75%। कितने लोग का 75% आया, कितने लोग का आया, जल्दी बताओ। आ गया आंसर, वाह भैया। अब इसको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, किसी ट्रेन का किराया उसके द्वारा चली गई दूरी के वर्गमूल के समानुपाती है। किसी भी ट्रेन का जो किराया है उसके द्वारा चली गई दूरी के वर्गमूल के क्या है, समानुपाती है। किसी भी ट्रेन का जो फेयर है उसके द्वारा चली गई दूरी के वर्गमूल के क्या है, समानुपाती। उसके द्वारा चली गई दूरी के वर्गमूल के क्या है, समानुपाती है। ठीक है ना। पहले एक बार ट्राई करो आप लोग, हर चीज तो हम बता ही दे रहे हैं ना। एक बार पहले कोशिश करो, फिर बताता हूं। अच्छा, स्क्वायर रूट बोला है तो स्क्वायर रूट लगा देना बच्चे, वर्गमूल के है तो वर्गमूल के लगा देना। एक बार ट्राई करो आप लोग पहले, तो हम लोग बात बहुत करने लगता है।
चलो भाई ध्यान देना, कह रहे हैं किसी ट्रेन का किराया, क्या कह रहे हैं, किसी ट्रेन का जो किराया उसके द्वारा चलेगी दूरी के वर्गमूल के समानुपाती है। एक व्यक्ति 36 रुपया देकर 144 किलोमीटर यात्रा करता है, 36 रुपया देता है, 144 किलोमीटर जाता है। यदि किराया 25% बढ़ा दिया जाए तो व्यक्ति पहले से कितना प्रतिशत अधिक दूरी कर लेगा, कितना प्रतिशत पहले से अधिक दूरी कर लेगा, यह बताना है। तो एक काम करो बाबू, पहले से कितना प्रतिशत अधिक दूरी तय कर लेगा, तो एक काम करो, काम यह करना है आपको कि भाई आपका जो किराया है वो डिस्टेंस के स्क्वायर रूट है, तो फेयर इज प्रोपोर्शनेट है, तो अगर बराबर लगाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा कि नहीं, आता है कि नहीं, जल्दी बताओ। सबने इंटरमीडिएट में फिजिक्स वगैरह तो पढ़ा ही होगा, प्रोपोर्शनेट हटने पे एक आता है क्या, कांस्टेंट के, सही है। अब देखो कांस्टेंट के का वैल्यू बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मान लेते थे, 1, याद होगा आपको साइंस वगैरह पढ़ते समय, लेकिन ध्यान रखना यहां 1 नहीं मानना। हम कांस्टेंट की वैल्यू 1 वहां मानते हैं जिस फार्मूले के बारे में हमें पता है। क्या आपको ट्रेन के किराए का फार्मूला पता है? क्या कभी आपने अभी तक की पढ़ाई में ट्रेन के किराए का फार्मूला पढ़ा, आवश्यकता पड़ी? तो जिस फार्मूले के बारे में जानते रहेंगे उसके कांस्टेंट का मान 1 मान लेना, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस फार्मूले के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते, उसके किराए का फार्मूले के बारे में आपको जब नहीं पता तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपको क्या करना है ब्रदर, बहुत ध्यान से सुनना, आपको के का मान 1 नहीं लेना है, के का मान 1 नहीं लेना है। फिर क्या करना है, फेयर इज इक्वल टू कांस्टेंट अंडर रूट डी, ठीक है ना। तो फेयर इज इक्वल टू के और यहां पे अंडर रूट क्या कर लेंगे, डी। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना कि यहां के का मान 1 नहीं मानना है, लेकिन किराया कितना दे रहे हैं और दूरी कितना जा रहे हैं, सही है। तो ये 12 आएगा, 12 यही 36, तो के का मान 3, के का मान 3 आ गया ना, के का मान 3। अब के का मान 3 आ गया तो बल्ले बल्ले भाई, के का मान आना चाहिए था, क्योंकि 1 तो मान नहीं सकते थे। कह रहा है यदि किराया 25% बढ़ा दें, अब किराया कितना है भैया 36, इसको 25% बढ़ा दें तो 36 1/4, 4 9 36, 9 बढ़ेगा कितना आएगा 45, 9 बढ़े कितना आएगा 45। तो भैया 25% बढ़ाए तो 9 बढ़ा, 9 चौक 4 9 9 45, के का मान 3, तो कितना दूरी जाएगा नहीं पता, वही तो बोल रहा है। बढ़ा दिया जाए तो व्यक्ति पहले से कितना अधिक प्रतिशत दूरी जाएगा, तो मान लिया भाई नहीं पता, डी दूरी जाएगा 15। डी निकालना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो डी बराबर 225 किलोमीटर। हाँ, अगर वो पूछता कि आज कितना दूरी जाएगा तो आंसर होता 225। अगर वो पूछता कि आज पहले से कितना अधिक जाएगा 81, घटा लो 225 में से 144 निकालो, कितना आएगा 81। लेकिन ये दोनों सवाल नहीं पूछा आपसे, ना ही उसने ये पूछा कि आज कितना जाएगा, ना ही उसने ये पूछा कि आज वो पहले से कितना अधिक जाएगा। उसने क्या पूछा, आए? उसने पूछा है कि पहले से आज कितना प्रतिशत अधिक दूरी जाएगा। तो बच्चे कितना अधिक दूरी जा रहा है 81, किससे, पहले से 100 इंटू, अब इसको सॉल्व करना तुम्हारा काम है, 56.25% आएगा। मतलब इसमें 3 प्रश्न हो सकता था, आज कितना जाएगा 225, आज पहले से कितना अधिक जाएगा 81, आज कितना प्रतिशत अधिक जाएगा पहले से, तो 81 अधिक जाएगा पहले मतलब 144। बाकी फॉर्मूला पे क्वेश्चंस कैसे किया हमने आपको बता दिया, ठीक है ना, नोट करो। और एकदम सेम एज इट इज सवाल अगला मिलेगा आपको, एकदम सेम टू सेम, बट पहले इसे नोट करो, फिर मेरे को अगला प्रश्न का जवाब तुम्हें देना है और एकदम सेम सवाल हम बोलेंगे आपको। मतलब सेम मतलब ऐसे ही नहीं, इसके पहले जो हमने कर लिया है उसी पर बेस्ड।
हो गया? अगला सवाल बोले, बोलो। चल भैया बताओ जरा इसको। कितना परसेंट? 21%। कितने लोगों का आंसर 21% है? 1 2, बाकी लोग लगाओ, सभी लोग ट्राई करो। और मैडम जी लोग थोड़ा सा स्पेशली ध्यान दो, आप लोग की तरफ से आंसर नहीं आ पा रहा है। हाँ बोलो, कोई तकलीफ है? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, फॉर्मूलाज याद कर लो। कल बोला था तुम लोग नहीं कर पाए, कम से कम आज जाके करना। हम ये नहीं कह रहे हैं सारा कुछ एक ही दिन, लेकिन थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन करो। हाँ? बताओ मैडम जी लोग, ट्राई करो। कोशिश करिए, लगाइए। देखो भाई, कुछ बच्चों ने तो आंसर निकाला, अच्छी बात है। यदि किसी गोले का आयतन 33.1% से बढ़ा दिया जाए, किसी गोले का आयतन 33.1% से बढ़ा दिया जाए, तो 33.1% का मतलब होता है 33 1/100 और 331/1000। ये वॉल्यूम तो है, वॉल्यूम ने बढ़ाया गया है। गोले का आयतन इतना परसेंट से बढ़ा दिया, ठीक है बढ़ा दो। तो बताइए गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? अच्छा, गोले के आयतन में 33.1% की वृद्धि हो गई, तो कह रहा है गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में परसेंटेज चेंज। तो जिसमें परसेंटेज चेंज पूछ रहा है उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो 4π कंस्टेंट है, खत्म। तो बच्चे कर्व सरफेस एरिया किस पे डिपेंडेंट करने लगा? यार कर्व सरफेस एरिया तो आर पे डिपेंड कर रहा है, और हमको दिया है वॉल्यूम। कैसे निकलेगा? दांत यार देंगे हम लोग। कर्व सरफेस एरिया के बारे में बताना है तो मेरे को आर के बारे में पता होना जरूरी है, और हमें दिया क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का भी जरा फार्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr। यार देखो 4/3π तो कंस्टेंट है, और इसका मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू हमको क्या लिखा? r³। और हमको वॉल्यूम पता है तो r निकल जाएगा। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, सही है ना? अरे पावर उधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, तो रेडियस निकल जाएगा, निकल जाएगा। अगर हम वॉल्यूम का क्यूब रूट निकाल दें तो क्या मिल जाएगा? रेडियस। तो वॉल्यूम क्या दिया? वॉल्यूम इतना परसेंट बढ़ा, तो कितना बढ़ा? इतना था, कितना? 1000 था, 1000 और बढ़ा कितना? 331, तो 1300। ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम का क्या निकालना है? क्यूब रूट। तो ये 10 से, और ये क्या मिल जाएगा हमें? रेडियस। जैसे ही क्यूब रूट निकालोगे क्या मिलेगा? रेडियस। तो रेडियस 10 से 1 बढ़ा पहले से, मतलब 10% बढ़ा। क्या इतनी बात समझ में आई? हमको कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, उसके लिए रेडियस चाहिए। हमको दिया था वॉल्यूम, वॉल्यूम के फार्मूले में वॉल्यूम की बात रख करके हमने रेडियस निकाल लिया। अब रेडियस की बात यहां रख दो। 10% बढ़ा 10 से 11, 10% बढ़ा 10 से 11, 10 10 में और 121। क्योंकि देखो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और दोनों रेडियस का मल्टीप्लाई करोगे तो कर्व सरफेस। मैं अपने मन से कुछ भी किया हूं तो बताना, सब फार्मूले के हिसाब से किया हूं। फार्मूला जैसा नेचर दिखा रहा है वैसा हम सोल्यूशन लेके जा रहे हैं। सही बात है कि नहीं? बताओ। जैसा नेचर दिखा रहा है वैसे तो लेके जा रहे हैं। तो बड़े आराम से बच्चे, बहुत ही प्यार से हमने ये काम कर लिया, हमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। बोलो यस और नो, क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, हमारा अपना काम यहां पे हो गया। आगे बढ़े क्या? नोट करोगे? मैं आगे बढ़ूं? जल्दी करो बस, तुरंत, फास्ट। उसके बाद अगले सवाल की तरफ चलेंगे बच्चे।
क्या भैया? हाँ, अच्छा ईमानदारी से बताओ बच्चे, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा बहुत पल्ले पड़ रहा है आपको? वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फार्मूले के नेचर पे बस। इसीलिए मैंने कल कहा था कि पता होना चाहिए, नहीं पता होगा ना तो परेशान कर देगा ये, क्योंकि गुणा करना, भाग करना, डिवाइड करना फार्मूले पे डिपेंड है। और मैंने क्या बोला, जिस फार्मूले के बारे में नहीं पता उसके कंस्टेंट के का मान 1 नहीं मानना है। आगे बढ़े हैं। कर लिए भैया? आगे बढ़ सकते हैं? आओ नेक्स्ट। ये सवाल देखो बच्चे, अब ये सवाल बहुत ही शानदार सा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई हाइट कितना बढ़ा, 6.25% से क्या हो गया, घट गया, और त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब पहले कुछ और थी अब कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन 40% से घट जाए, शंकु यानी कोन का वॉल्यूम भी 40% से घट जाए, तो नए शंकु की त्रिज्या पहले शंकु की त्रिज्या से कितना % कम है। अच्छा, नए शंकु की जो त्रिज्या है वो पहले वाले से कितना कम है, डिफरेंस पूछ रहा है। अच्छा बताओ, इस क्वेश्चन में किस फार्मूले का जिक्र दिख रहा है? किसका वॉल्यूम? कोन का वॉल्यूम। चलिए देवी आप बताइए, मैडम आप। हाँ ये हाँ बताओ, कोन का आयतन क्या होता है, आप बताइए। सुन लिए कि पहले से पता था? वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई कंस्टेंट है, खत्म हो गया ना। अच्छा बताओ, मेरे को किसके बारे में पूछ रहा है? रेडियस के बारे में पूछ रहा है। तो रेडियस के बारे में पूछ रहा है, तो रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन हाइट, सही है। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो गया, वॉल्यूम अपॉन हाइट का रूट, यानी हमको रेडियस के बारे में पूछा है। रेडियस कैसे निकलेगा, वॉल्यूम लिखो, हाइट लिखो, भाग दो, जो आए उसका वर्गमूल निकालो, तब तुम्हें क्या मिलेगा, रेडियस। वॉल्यूम पता, हाइट पता, भाग भी दे सकते हैं और उसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, जो आएगा वो क्या होगा, रेडियस। तो रेडियस में फाइनल दिया है, डिफरेंस पूछ रहा है। थोड़ा समय नहीं है तो मैं नहीं कर रहा, यहां तक करके छोड़ रहा हूं। इसके आगे के सोल्यूशन को मैं चाहूंगा आप कंटिन्यू करना, ठीक है ना। यहां से लगा लोगे ना आराम से, तो इसको लगा लेना। एज ए लाइक बिहेव होमवर्क छोड़ रहा हूं, ट्राई करके आना, कल बताना हमको, ठीक है ना। इसको सेव कर लेना, कल ENB लगाने की कोशिश करना। कल बच्चे कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, तुम लोग जलेबी चक्कर में परेशान हो ना, कम से कम सुबह सुबह उठ के कुछ तो व्यवस्था हो नाश्ता पानी का। नहीं, प्रोग्राम नहीं है। अब कोचिंग्स में थोड़ा नहीं हो पाता है, बाकी कॉलेजेस में तो होता ही है, कोचिंग्स वगैरह में नहीं हो पाता। यहाँ प्रोग्राम रख दिया जाए तो पता चला यहाँ पे सुबह सुबह खाली पेट पहुंच जाए, कल शाम से खाना ना खाएं लोग।